तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, उनका नाम है मोहम्मद वजीर अली जमाली। ही इज़ डूइंग हिज PhD फ्रॉम Sebila Smart University from Indonesia on a university scholarship, and his program of study is pedagogical sciences. Moreover, he completed his master from Las Vegas University of Agriculture, Water and Marine Sciences. In his master was in philosophy, master was in political science in 2019 to 2021. Moreover, Mr. Waziz has multiple publications, and somehow he has delivered his lecture and presentation in some invited talks. And Mr. Waziz Ali also have some teaching experience from 2010, and uh, he achieved his university scholarship of University of Sevilla Smart in 2023. So, avoiding consuming time, I would like to invite Mr. Wazir Ali to start his presentation. Yes, Mr. Wazir Ali, please start your presentation. मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। मैं आप माइक एक्सेस भी दे रहा हूँ जी। वालेकुम जी। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मैं वजीर अली जमाली, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद, बलूचिस्तान से। और मैं एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हूँ वहाँ पे। और अभी करंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सबला स्मारत इंडोनेशिया से PhD एजुकेशन कर रहा हूँ। और आज का सेशन हमने रखा है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन और स्कॉलरशिप्स स्टार्ट हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद आपकी जो सवालात होंगे फिर उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सबला स्मारत में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनकी लिस्ट मैंने बना के यहाँ स्लाइड में शेयर कर दी है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एम्बेसी का रिकमेंडेशन लेटर है। तो उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी को भेजने पड़ते हैं। और फिर एम्बेसी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर इशू करती है, जिसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको CV चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं होता। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके सारे हैं वो सारे, लेकिन यहाँ पे ये शर्त नहीं होती कि आपके HEC से वेरीफाइड हों या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हों। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं बस अपने PDF में स्कैन करके सेंड करने होते हैं। आपके पास SOP या मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए कि भाई आप इस फैकल्टी में या इस पोजीशन के लिए ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आप ही क्यों सूटेबल कैंडिडेट हैं या बेस्ट कैंडिडेट हैं इस पोजीशन के लिए या इस स्कॉलरशिप के लिए। आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से लिए हों, अपने उन प्रोफेसर से जिनके साथ आपने काम किया है या जिनके साथ आप जिन्होंने आपको पढ़ाया हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि तकरीबन हर स्कॉलरशिप की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरनेशनल ऑफिस जो है उनके पास आते हैं। वो देखते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट होते हैं, क्राइटेरिया पे आप पूरे उतरते हैं, तो फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं एक टेस्ट के लिए, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप उसको भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि फैकल्टी कंडक्ट करती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस, जो मोस्टली हम पाकिस्तान में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसी तरह होता है। ये आपकी इंग्लिश और
जनरल एकेडमिक कॉम्पिटेंस जो मुनसर होता है उसी को चेक किया जाता है कि वो कितनी है। और डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं, और इसके लिए आपको दो डिवाइसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक डिवाइस जिससे आप टेस्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा डिवाइस जिससे वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जूम के थ्रू आप ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, और एक वेबसाइट आपको दी जाती है जिस पे आप चले जाते हैं, और फिर वो आपको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। उसके लिए वो आपको पासवर्ड और बाकी चीज़ें उस वक्त मुहैया कर दी जाती है। और ये सैंपल के तौर पे एक टेस्ट हमने रखा है कि भाई इस तरह के डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, और आपको विद इन ए लिमिटेड टाइम अपने ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट होता है, जो कि मोस्टली ऑनलाइन ही है, ठीक है। और वन बाय वन स्टूडेंट्स को ब्रेकआउट रूम्स में रखा जाता है। फिर उनके बाद उनको एक एक करके वन बाय वन प्रोफेसर की तरफ भेजा जाता है, तो उनका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू मोस्टली 10 से 20 मिनट का होता है, और डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि आप किसी मेजर में अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, रिसर्च का एक्सपोजर क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों की आपने तैयारी करनी है। जो स्कॉलरशिप कवरेज है, वो सेटलमेंट अलाउंस आपको दिया जाता है जब आप इंडोनेशिया पहुँचते हैं। तो $1 बिलियन होता है, तो आपको दिया जाता है कि आपको जो सामान वगैरह लेना है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो मंथली अलाउंस है वो 12.5 लाख रुपए बैचलर्स को दिए जाते हैं, और 17.5 लाख इंडोनेशियन रुपये में मास्टर्स के कैंडिडेट को दिए जाते हैं, और 22.5 लाख जो है वो इंडोनेशियन रुपये में एक पीएचडी स्टूडेंट को दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको शेयरिंग रूम दिया जाता है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करती है। प्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स कराया जाता है 4 से 6 महीने का। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। अगर आपको कोई भी इशू होता है हेल्थ का, तो आप उस कार्ड के थ्रू किसी भी हॉस्पिटल चले जाते हैं और आपका फ्री ट्रीटमेंट होता है। ये फुल स्कॉलरशिप है। और अगर आप पार्शियल स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आपको सिर्फ ट्यूशन फीस वेवर दिया जाता है, और इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स कराया जाता है। तो मोस्टली ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो काइंडली आप क्वेश्चन करें। थैंक यू जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। जिनके क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करें काइंडली, मैं वन बाय वन को अलाउ कर देता हूँ। किसी ने चैट में पूछा है कि जो एम्बेसी में रिकमेंडेशन लेटर के लिए हमने अप्लाई करना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके लिए भी मोस्टली यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होते हैं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी, तस्वीर, ठीक है, उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट होता है। ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करनी होती हैं। ओके। और एक ईमेल लिखना होता है कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे आप रिकमेंडेशन लेटर अलाउ करें। और वो फिर एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद, और उसके बाद फिर आपको एक रिकमेंडेशन लेटर वो दे दे देते देते हैं। हैं। यस। ओके। सर मेरा काइंडली ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें भांसा लैंग्वेज में जो कोर्स होगा वो पढ़ाएंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ये काइंडली बता दें। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज दे रही है वो सारे भाषा लैंग्वेज में है, इंग्लिश में कोई भी नहीं है। इनके पास इंटरनेशनल, हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल क्लास नहीं है, सारे भाषा इंडोनेशिया में पढ़ाए जाते की बात कर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। हैं। नहीं, ये तो हम तो स्पेसिफिक हमारी यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ सबला स्मारत की बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया डिफरेंट है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कुछ कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल क्लास में पढ़ाए जाते हैं, यानी वो सारे कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे इंडोनेशिया में जो क्लासेस होती हैं वो भाषा लैंग्वेज में ज़्यादा होती हैं। बहुत कम
यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत कम डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें इंग्लिश में आपको क्लासेस मिलती हैं। और सर ये एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर हम लोग ऑनलाइन ले सकते हैं अगर हम लोग उनको भेज दें? जी, ऑनलाइन नहीं होता है, आप ईमेल करना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स उनको, ठीक है, और वो ऑनलाइन फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसके बाद वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन भेज देते चलिए, हैं। आपको एम्बेसी जाना नहीं होता है। ठीक है। इवन आप सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी वीज़ा के लिए भी उधर नहीं जाना पड़ता। थैंक यू। And I would like to add something for the language that यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो फैकल्टी है वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आप भाषा सीखते ज़रूर हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन क्लासेस में जाएंगे, क्लासेस हैं भाषा में, लेकिन आपको एग्जाम वगैरह और प्रेजेंटेशन बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इतना अलाउ किया जाता है कि आप इंग्लिश में कर सकते हैं सब कुछ। जमाल साहब, तो उसके लिए इतना ज़्यादा जमाल साहब ये पूछना था आपसे कि जो जैसे चाइना में एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है, तो इंडोनेशिया में ये सीन नहीं है कि प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस देखिए, लेटर? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप केएनबी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो मैंडेटरी होता है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूएनएस स्कॉलरशिप की, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, तो इसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्टेंस इस वक्त। अच्छा, और लैंग्वेज के हिसाब से कितना टाइम लेते हैं? लाइक 6 मंथ लेते हैं और 1 साल पढ़ाते हैं, क्या सीन है इनका? लैंग्वेज एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जी। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, बस कोई पूछ रहा है कि उनके 2 ईयर का उनका बीए है और 2 ईयर में उन्होंने एमए किया है, तो उनके पास अब 16 ईयर्स एजुकेशन है, तो क्या वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए? जी, वो मास्टर्स के लिए तो अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड समवन इज आस्किंग कि आपकी यूनिवर्सिटी में वेटनरी फील्ड, वेटनरी साइंसेज के रिलेटेड फील्ड है, मीन टू से फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज है वहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे वेटनरी साइंसेज नहीं है। ओके ओके, एंड समवन इज आस्किंग कि क्या जो आपने प्रोसीजर बताया है ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी का है या मोस्टली यही प्रोसीजर कवर अप होता है बाकी यूनिवर्सिटीज में? मोस्टली यही प्रोसीजर है इंडोनेशिया की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। ओके, एंड समवन इज आस्किंग कि बैंक स्टेटमेंट का कोई प्रोसीजर भी करना पड़ता है? आई थिंक कि कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको बैंक प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, हम्म, अमजद। हम्म। जी मिस्टर अमजद, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है कॉलेज साइड 2 इयर्स बीए और उसके बाद 2 इयर्स एमए किया है, तो क्या मैं उसके जो है बेसिस पे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपने 2 साल का बीए किया है और 2 साल का एमए किया है तो आप जी। मास्टर्स के लिए तो आप एलिजिबल होंगे। जी सर, एक और क्वेश्चन है उसके हवाले से, मुझे क्या अपनी हायर एजुकेशन कमीशन से वो 16 ईयर्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यहाँ पे या उसकी जरूरत? नहीं जी, ऐसी जरूरत कोई नहीं है। लेकिन आपने अपने एसओपी में या मोटिवेशनल लेटर में उसको ऐसे मेंशन करना है कि जी। इंटरनेशनल ऑफिस को समझ आ जाए कि भाई आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मिस खान साहब पूछ रही हैं कि वो बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे सेमेस्टर में है, क्या वो दूसरे सेमेस्टर में इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती हैं? नहीं जी, क्योंकि आपने अप्लाई पहले सेमेस्टर में करना है। ओके, नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ये पूछ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बीएस के ये दूसरे सेमेस्टर में है अभी, फर्स्ट डन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीएस, और क्या वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल में लास्ट ईयर में अगर आप हों तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, 6 सेमेस्टर तक तो आप नहीं कर सकते। देखिए, मोस्टली तो यूनिवर्सिटीज आपसे पूरा रिजल्ट मांगती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अगर आप आखिरी सेमेस्टर में हो तो बाकी 7 सेमेस्टर्स के रिजल्ट के बिहाफ पे आपको एडमिशन दे देते हैं, ओके, ठीक है, या स्कॉलरशिप आपको दे देते हैं। ठीक। अदरवाइज तो इतना कंपटीशन ज्यादा है कि अगर आप तो फिर वो अपना चांस ले सकते हैं, जी कोशिश जी। करें। जो एम्बेसी है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन फुल रिजल्ट पे दे रही है। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने यूएफ से ईमेल की थी और उसके पास अभी रिजल्ट नहीं था 8 सेमेस्टर के बाद। एम्बेसी ने उसे रिकमेंडेशन लेटर के लिए एलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा पहले रिजल्ट कंप्लीट सबमिट करें फिर रिकमेंडेशन लेटर देंगे, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो सर।
जी हेलो। जी जी आवाज आ रही बोलिए। है सर? जी आ रही है। ये सर सर बेसिकली ये सर बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली साउदी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जहाँ पे मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया था। और वहाँ पे मतलब कंट्री मेंशन है, मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो अभी मैं वो रिकमेंडेशन पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट एम्बेसी के जो रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, उसी को या अलग से बनाऊँ फिर इंडोनेशिया के मुझे तो इनके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, अगर अली भाई मुझे आपको। आपका सवाल समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। जी भाई जी। ये पूछा क्या है? एक दफा दोबारा सवाल पूछें और माइक को जरा सही से पकड़ के क्वेश्चन करें। मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछें क्वेश्चन। लिए। हेलो सर, अभी आवाज आते? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी पूछें। आवाज़ समझ हेलो। नहीं आ रही। मिस्टर अदील क्वेश्चन पूछें आपकी। आपका। हाँ तो सर ये पूछना था, मैंने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही, आप बोलें, आपने हेलो। रिसेंटली सऊदी अरेबिया से आगे। या रिसेंटली सऊदी अरेबिया की एक स्कॉलरशिप थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने ली थी। और उन सर्टिफिकेट के अंदर मतलब कंट्री मेंशन है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो मैं सेम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता हूँ इंडोनेशिया के लिए, या मुझे फिर से बनाने पड़ेंगे? जी, ये सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने सऊदी अरेबिया में अप्लाई किया है सर्टिफिकेट की बेस देखिए, पे। किस सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई? मुझे ये बात समझ नहीं आई। जी जी। और सर्टिफिकेट में भी मेरे ख्याल पुलिस क्लियरेंस तो सर्टिफिकेट की बात उसके कर रहे अभी हैं। देखिए, पुलिस क्लियरेंस अगर आप सऊदी अरब का सबमिट कर रहे हैं तो एम्बेसी पहले ही समझ जाएगी कि भाई आप तो सऊदी अरब जा रहे हैं। जी तो जी। फिर वो आपकी एप्लीकेशन को क्यों परसू करेगी? तो हम्म। आप दोबारा से एक नया प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करें और सर्टिफिकेट बनवा लें तो बेहतर है ना। जी, और जिनके क्वेश्चन हैं वो ओके टाइप सर। टाइप करने की बजाय अपना हैंड रेज करें, मैं वन बाय वन अलाउ करता हूँ। अभी अंबर अरूज, आपका माइक एक्सेसिबल है, आप करें, पूछें सवाल। अ, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी राम जी, आवाज आ रही है। जी सर, ये जो एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मैंने काफ़ी सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, उसमें इसका जिक्र नहीं था। काइंडली ये ज़रा क्लियर कर दें, ये क्या चीज़ है एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर? मैंने ज़रा लेट ज्वाइन की है मीटिंग, सॉरी। देखिए, एमएससी रिकमेंडेशन लेटर जो है, इंडोनेशिया ने एक प्रोसीजर रखा है कि आप डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको एम्बेसी से रब्ता करना पड़ता है। एम्बेसी के साथ आप रब्ता करते हैं, एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, एम्बेसी फिर आपको एक लेटर जारी करती है जिसके बेस पे आप जिस यूनिवर्सिटी में या जिस स्कॉलरशिप के लिए इंडोनेशिया में अप्लाई करना है, तो फिर आप आगे एप्लीकेशन प्रोसेस को परसू करते हैं। तो इस वजह से सर जी, सर ये इनसे जो हमने कांटेक्ट करना है, ये उनके ऑफिशियल ईमेल से करना है? जी जी, उनका ऑफिशियल ईमेल है, ठीक है। उसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, सीवी, बाकी चीज़ें आप उनको सेंड करेंगे और ईमेल में मेंशन करेंगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर है। तो वो या डायरेक्टली आपको दे देते हैं या फिर आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है दो ओके। तीन मिनट का। उसके बिहाफ पे फिर वो आपको ओके, रिकमेंडेशन थैंक यू। लेटर दे देते हैं। मिस्टर वलीद, आप क्वेश्चन करें अब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सबसे पहले ये जी सवाल है कि इस स्कॉलरशिप में एग्रीकल्चर की फील्ड है? जी, एग्रीकल्चर का बंदा बैठा हुआ है, ये आपसे बात करेगा अब। जिंदा सलामत। जी अच्छा। जी, मैंने एग्रीकल्चर साइंसेज में बीएस किया है, मेजर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स यहाँ है। पे जो मास्टर है वो एग्रोनॉमी में है। और उसके बाद एग्रोनॉमी के अंडर जो है आपके पास सारे फील्ड हैं, प्लांट ब्रीडिंग भी है। तो आपको रिसर्च के लिए चॉइस मिलती है कि आपने ब्रीडिंग से रिलेटेड करनी है या किससे। लेकिन जो टाइटल है वो मास्टर ऑफ एग्रोनॉमी है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल भी जाएगा अगर आप एग्रोनॉमी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो है स्पेसिफिकली अगर एग्रीकल्चर की फैकल्टी की बात की जाए तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत कम हैं। ठीक, तो आप इसमें मशवरा दे सकते
सकते हैं कि मुझे इसमें मास्टर्स ऑफ एग्रोनॉमी में अप्लाई करना चाहिए आगे? ब्रदर ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, अगर आप यहाँ से मास्टर ऑफ एग्रोनॉमी करेंगे तो जब आप वापस जाएंगे तो आपको HEC जो है वो इक्विवेलेंसी जो देगी वो एग्रोनॉमी की देगी, आपको प्लांट ब्रीडिंग की नहीं देगी, चाहे आपने रिसर्च जो है वो ब्रीडिंग की ही की हो। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी डिग्री के ऊपर जो टाइटल है वो क्या लिखा हुआ है, और वो उसके हिसाब से जो पाकिस्तान में डिग्री होगी उसकी इक्विवेलेंसी आपको मिल जाएगी। तो ये कंसर्न आप अपना ठीक क्लियर कर लें, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो मोस्ट वेलकम, आप अप्लाई करें जरूर करें। ठीक ठीक है, जजाकल्ला, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत रिफाइन होना चाहिए या एक रफ सा आइडिया लेके भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जितना रिफाइंड होगा उतने चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना रफ होगा फिर आप समझ सकते हैं उतने ही चांसेस आपके कम होते हैं। सर अगर आप इसकी मेथोडोलॉजी का थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स हैं उनमें थोड़ा न्यू आइडिया ऐड करके तो हम एक प्रपोजल मेथोडोलॉजी में हम कहते हैं कि अगर इस तरह से कर लें तो ये आउटकम्स है। देखिए, ऐसे तो नहीं हो सकता है रिसर्च मेथड पूरा अपने प्रपोजल मेंशन करना होता है, 6 से 8 पेजेस का या 10 पेजेस का, जिसमें आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वेश्चंस, बाकी सारी चीज़ें, फिर जो आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब आप ज़रा मेंशन करेंगे तो प्रोफेसर को समझ आएगा। अब इशू ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये लास्ट सर। ईयर पाकिस्तान से ही सिर्फ 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। अब जिस हिसाब से एप्लीकेशंस आएंगी तो कंपटीशन भी उतना ही टफ होगा। तो जितनी तैयारी के साथ आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि उनका प्रोग्राम है या नहीं है, तो आप काइंडली जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को गूगल पे सर्च करें। गूगल के सर्च करने के बाद आप उसके एजुकेशन पार्ट में जाएं और प्रोग्राम सर्च करें, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोग्राम है या नहीं। तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही बता सकते हैं कि फैकल्टी है या नहीं है। तो किसी ने क्वेश्चन किया है कि मैट्रिक और इंटर के मार्क्स मैटर करते हैं मास्टर और PhD में एडमिशन लेने के लिए? नहीं जी, नहीं। PhD के लिए आपका रिसर्च प्रपोजल और आपका मास्टर्स क्या है वो मैटर करता है। मैट्रिक, ये बाकी चीज़ें वो ये मांगते ही नहीं है। जी जी। और इंग्लिश लिंग्विस्टिक का पूछ रहे हैं कि उनका डिपार्टमेंट है इंग्लिश लिंग्विस्टिक का? जी, इंग्लिश लैंग्वेस्टिक का है। एंड के ओके। एंड समवन इज आस्किंग कि फूड एंड न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट भी है? नहीं भी, वो नहीं है। ओके। और नॉट कंफर्म, मे बी यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट। जी वही मैंने इनको कहा है कि जिनको ये लगता है कि उनका फील्ड है या नहीं, वो वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन आपके रिलेटेड फील्ड हैं या नहीं। बहुत लंबी लिस्ट है, ऑलमोस्ट 120 के करीब टोटल कोर्सेज हैं, तो वो मुश्किल है कि अकेले अकेले को बताना, इसलिए सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं हमजा भाई को शेयर कर देता हूँ लिंक जी जी। ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ओके। और किसी ने सवाल किया है कि बैचलर्स में हम जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो रिसर्च बेस करें या सिमुलेशन बेस करें, FYP बेस करें या फिर सिमुलेशन रिसर्च बेस करें? देखिए, इस बारे में मैं कोई आइडिया नहीं दे सकता, ये किसी की अपनी अप्रोच है, जी जी। जिसको जो अच्छा लगता है। सुपरवाइजर सपोर्टिव है नहीं है, ये तो आपने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में देखना होगा। और ये जो बार बार लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका एंटोमोलॉजी का फील्ड है या ये फील्ड है, वो आप काइंडली आपको वेबसाइट ही विजिट करनी पड़ेगी, तो आपको सर वो आपके फील्ड का पता चल जाएगा। और किसी ने सवाल किया है कि रिसर्च प्रपोजल में और सिनॉप्सिस में क्या फ़र्क है? जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है वो करें उनसे। ये तो साइंटिफिक राइटिंग का क्वेश्चन है कि प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो शॉर्ट होता है, और जो सिनॉप्सिस होता है वो आप वहाँ जाके सबमिट करवाते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके। जी मिस्टर नीलम आप क्वेश्चन करें, नईम अकबर आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हमें बैचलर में रिसर्च तो नहीं करवाई गई, तो क्या एमएस के लिए रिसर्च प्रपोजल तो हमें क्या लिखेंगे रिसर्च प्रपोजल के लिए? एमए के लिए तो भाई आपको मास्टर्स के लिए तो रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है। सही है सर। ठीक है। स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा? नहीं, मास्टर के लिए कुछ भी मास्टर्स नहीं के लिए चाहिए, नहीं चाहिए भैया, सिर्फ पीएचडी के लिए पीएचडी के देखिए। लिए है, हमने मेंशन किए हुए हैं। क्या सर लेकिन सीजीपी भी हो मैटर सकता है करती है एमएस के लिए? जी, सीजीपी भी अब मैटर करती है सर एमएस के लिए? ज़ाहिर है अब रिसर्च प्रपोजल भी अगर आप नहीं दे रहे हैं, सीजीपीए भी कम होगा तो ज़ाहिर है फिर तो चीज़ें कंसर्निंग होंगी। लेकिन आप एप्लीकेशन को तो परसू करें। हबीब अहमद, आप क्वेश्चन करें। मिस्टर हबीब, आप क्वेश्चन करें अब। सर ये है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर के लिए ना वो कब अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी टाइम मतलब कर सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक टाइम होता है इसके लिए? और दूसरा ये है कि जिनकी लास्ट सेमेस्टर है, क्या वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं? वो मतलब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ेगी, या कहाँ से ये हमें पता चलेगा कि ये मतलब यूनिवर्सिटी जो है होप सर्टिफिकेट पे हमें स्कॉलरशिप देगी या नहीं? बेहतर है प्लीज इसके बाद। बेहतर है कि फुल रिजल्ट के साथ अप्लाई करें, एक सेमेस्टर रुक जाए, क्योंकि हमारी ये इंडोनेशिया की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक अगस्त से शुरू होते हैं और दूसरा फिर जनवरी से शुरू हो जाते हैं। तो इस सेमेस्टर में अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप अगले में अप्लाई कर लें। और कोई पूछ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट टेस्टेशन चाहिए इंडोनेशिया के लिए, मोफा से या आईबीसीसी से? नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने मेंशन किया है, यहाँ के लिए कोई आपको टेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। और पब्लिकेशन कितना रोल प्ले करती हैं, किसने पूछा है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? देखिए पब्लिकेशंस अगर आपके पास हैं तो वो देखिए एक सपोर्ट करती है आपकी एप्लीकेशन को। जितना आपने पब्लिश किया है, जितना अच्छा पब्लिश किया है, तो आपकी एप्लीकेशन उतना अट्रैक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पब्लिकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते, उस पर भी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। लेकिन जी जी। ज़ाहिर है अगर है तो वो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा बेहतर बना देती है, सपोर्ट करती है। हम्म। जी मोहम्मद अब्बास, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड एक पेपर होंगे, टेस्ट होंगे, तो जी उसकी प्रिपरेशन कैसे करना होगा? देखिए उसके लिए यूट्यूब या बाकी वेबसाइट से आप देख सकते हैं कहीं से, जहाँ से आपको कुछ ऐसा मवाद मिल जाए। अब कोई स्पेसिफिक तो वो बताते नहीं है या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू। उसके लिए ये है कि ये सैंपल क्वेश्चन हमने कुछ शेयर किए हैं, ये एक दो हैं, तो मोस्टली 70 to 75 क्वेश्चन यही हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नल जर्नल थिंकिंग और ये इंटेलेक्चुअल के एंड पे 25 या 30 के करीब इंग्लिश के क्वेश्चन हैं आपके, इंग्लिश लैंग्वेज के या आपके फील्ड के रिलेटेड कुछ होंगे। वो अब कंफर्म नहीं है क्योंकि एवरी सेशन में वो खुद इंटरनेशनल ऑफिस मैनेज करता है। तो टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हत्ता कि आपको इतना पता है कि आपने कंप्यूटर कैसे यूज करना है, या सिंपली आप कॉमन सेंस के थ्रू आंसर कर सकते हैं जीवन। थैंक अच्छा सर, थैंक यू। यू। यस मिस मादी, आप क्वेश्चन करें। सर माइदा। मैंने क्वेश्चन किया पब्लिकेशंस की, मुझे समझ आ रही है, लेकिन सेकेंडली ये कि सिर्फ हम एम्बेसी लेटर जो है रिकमेंडेशन लेटर उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या हम पहले प्रोफेसर को मेल करके उनकी एक्सेप्टेंस लेनी होती है, एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है, फिर अप्लाई करना होता है? देखिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपने एम्बेसी से लेटर लेके बस यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना काइंडली हैंड रेज करें। अच्छा, तो बस के लिए कितना सीजीपीए आपका जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
तो फिर उन्होंने पहले आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जितनी आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा वो। ओके, नो वन हैव अनदर क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है कि वर्क एक्सपीरियंस या जॉब एक्सपीरियंस ये भी अगर किसी के पास ना हो तो क्या उसके चांसेस हैं एक्सेप्टेंस के कि नहीं? क्योंकि रिसेंटली नहीं, ये चीजें है तो अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस है कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप है 5 मंथ्स की, लेकिन कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या चांसेस हैं? देखिए, आप जॉब के लिए थोड़ी अप्लाई करेंगे, आप तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। वो देखेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, उस प्रोफाइल को, उसका जॉब से तो कोई लेना देना नहीं। ग्रुप के अंदर आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, उसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ओके, अहमद अहमद अमजद जब्बार, आप क्वेश्चन करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे कहा कि आप जो है वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आजकल एम्बेसी जो वो डिमांड कर रही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वेरीफाई होने चाहिए, आईबीसी से, एचईसी से और जो है मुफा से, रिकमेंडेशन लेटर के लिए। ये आपने कहाँ देखा है? सर मेरे पास ईमेल है कराची काउंसलेट एम्बेसी की, मैंने उनसे जो है कंफर्म किया है। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे भी थे, उन्होंने कहा कि आप जो है वेरीफाई कराएं, तो मेरी आईबीसी से वेरीफाई थे, बल्कि मूफा से नहीं थे, तो फिर उन्होंने कहा मूफा से भी करवाएं, फिर बाद में जो है आप रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई देखिए, करें। अभी तक तो सच कोई रिक्वायरमेंट हमने नहीं देखी है। मे भी आप रेयर केस में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आज तक जितने भी एम्बेसी ने रिकमेंडेशन लेटर्स दिए हैं, एम्बेसी की तरफ जी सर, से पहले ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर ऐसी भी मैंने कोई रिकमेंडेशन, रिक्वायरमेंट उस टाइम नहीं था, बल्कि अब जो है इस साल से ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया है। एप्लीकेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने जो प्रोसेस थोड़ा हार्ड कर दिया। हो सकता है, लेकिन हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। मैंने खुद लेटर के लिए अप्लाई किया था, तो तब मेरे डॉक्यूमेंट भी अटेस्टेड नहीं थे, उन्होंने विदाउट अटेस्टेशन मुझे लेटर दिया था, मुझे अच्छे से याद है। शायद इस साल वो दोबारा ना कर दिया उन्होंने। तो आके जी सर, इस साल, पिछले साल मैंने भी खुद रिकमेंडेशन लेटर लिया था, और नहीं था, इस साल उन्होंने जो हमारे सर 6 नंबर रिकमेंडेशन लेटर लिखा हुआ है, वो किससे लेना है? रिकमेंडेशन लेटर पहला आपको उन्होंने बताया है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। आपको एम्बेसी इंडोनेशिया में अप्लाई करने के लिए पहले जो पाकिस्तान में इंडोनेशिया की एम्बेसी है उससे एक रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। आप वो रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए अपने जो उन्होंने मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको मेल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये आपका कंसर्न है इंडोनेशिया में जाने का। वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी से एक रिकमेंडेशन लेटर अपने टीचर से लेते हैं, वो रिकमेंडेशन लेटर लेके ही आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओके, आप क्वेश्चन करें मिस्टर जमशेद। ओके, आपको अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने भी काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेने का प्रोसेस थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए आपको सिंपली एक ईमेल लिखनी होती है एम्बेसी को, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सीवी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये अटैच करके एक तस्वीर एम्बेसी को भेजने होते हैं, और रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई हमें इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो हमें रिकमेंडेशन लेटर आप दे दें। तो उसके बेसिस पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और उसके बाद वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं। जी बिल्कुल, वो इंटरव्यू लेते हैं, मुझे भी अच्छे से याद है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। तो वो इंटरव्यू बस उन्होंने चेक करना होता है कि पर्सन हु इज़ अप्लाइंग उसका बिहेवियर कैसा है। तो वो आपका इंटरव्यू 1 से 2 मिनट का भी ना शायद हो, लेकिन वो इंटरव्यू होता ज़रूर है, उसका शेड्यूल प्रॉपर एक बनता है। जी, आके आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं अब। सर मैंने इंटरमीडिएट अभी कंप्लीट किया है, और मैं बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम है या नहीं? भाई, आपकी आवाज़ ही समझ नहीं आई है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी सर मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है अभी, और जी मैं बीएसएन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या बीएसएन का प्रोग्राम है इसमें?
ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंटर कंप्लीट किया है अभी और बीएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं कि बीएस में स्कॉलरशिप और प्रोग्राम्स हैं। जी BSN जी, BSN नर्सिंग कॉलेज में। बीएस नर्सिंग का शायद पूछ रहे हैं साथ। भाई आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्पेसिफिक अगर आप किसी फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो आप वेबसाइट चेक कर लें कि आपका मेजर जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो है या सर नहीं है। वेबसाइट वेबसाइट हमजा भाई को शेयर कर दी गई है, वो आपको जो है अपने चैनल पे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह सेशन के बाद। ओके। ओके ओके, ये पूछ रहे हैं लोग कि कब इनको एम्बेसी को ईमेल करना है। दो चीज़ें हैं जो इंडोनेशिया में मोस्टली ओपन होती हैं स्कॉलरशिप। एक उनकी है मेरे ख्याल में केएनबी स्कॉलरशिप है और साथ यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है। तो जब केएनबी स्कॉलरशिप ओपन होती है तो आप तब उनको ईमेल कर सकते हैं। जब किसी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक टाइमलाइन के ऊपर स्कॉलरशिप ओपन होती है तो आप तब भी उनको ईमेल कर सकते हैं जब उस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ओपन होगी। ओके, अगर किसी का और कोई देखिए जी, क्वेश्चन। अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्कॉलरशिप ओपन है तो आप तभी अप्लाई करेंगे। केएनबी का तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है, 1 माह का, तो उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। बाकी तो मोस्टली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ही होती है जिनके लिए कंपटीशन होता है। और एक पूछ किसी ने क्वेश्चन किया है कि उनका कोई रिव्यू आर्टिकल या बुक चैप्टर तो है, लेकिन क्या इज इट मैटर कि उनका रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए पीएचडी के लिए? देखिए जो जो उन्होंने पब्लिश किया है तो उसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जी। आप कोशिश करें कि आपकी पब्लिकेशन हो, लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी कितनी पब्लिकेशन ऐसा फर्स्ट ऑथर है। रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने पूछा उनसे कि आप बताएं। उन्होंने बताया कि मेरे पास ये वाली इतनी पब्लिकेशन हैं। तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन आगे से किया कि आपके पास फर्स्ट ऑथर की पब्लिकेशन कितनी है। उन्होंने कहा जस्ट एक। तो इस तरह ये भी देखा जाता है कि आपने जो इतने पेपर पब्लिश किए हैं उसमें आपका लीडिंग रोल था या बस आपने नाम डलवाए हुए हैं। तो इस हिसाब से भी देखें। देखिए फर्स्ट ऑथर तो यही बताता है ना कि पूरी रिसर्च आपने की है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सेकंड ऑथर हैं, थर्ड हैं या लास्ट हैं तो वो तो फिर आप 10 पेपर में भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन एज ए फर्स्ट ऑथर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया या एज ए कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है किसी पेपर में। यस। तो ज़ाहिर फर्स्ट ऑथर ही देखा जाता है, फर्स्ट ऑथर कौन है। जी जी। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। और मेरा भी एक क्वेश्चन है, बल्कि किसी का क्वेश्चन, हाँ मेरा ये क्वेश्चन है सर कि आप इंडोनेशिया के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे देखते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप? और क्योंकि हम समझते हैं कि हम सुनते भी हैं कि ये जो इस कंट्री मलेशिया इंडोनेशिया इस साइड के जो कंट्रीज़ हैं ये भी काफ़ी, इनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और इनका जो स्टाइपेंड आप स्टूडेंट को दिया जाता है वो भी मैनेजेबल है। देखिए स्टाइपेंड तो पाकिस्तानी करेंसी में इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप सेविंग कर लें, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी वो सहूलियात मिलती हैं, ठीक है, जो आपको एजुकेशन के लिए रिक्वायर है। तो आपको यहाँ हर यूनिवर्सिटी में हर माह 4 से 8 कॉन्फ्रेंसेस मिल जाते हैं, सेमिनार्स आप अटेंड करते हैं, वेबिनार्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ इतने सारे चांसेस मिल जाते हैं, यानी एजुकेशनल ग्रूमिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो मास्टर्स के लिए तो बहुत प्रेफरेबल है कि आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, यहाँ पे मास्टर्स करें और पीएचडी के लिए फिर आप किसी और कंट्री का यस। फिर देखें। तो मास्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। आप 2 साल में और यहाँ आप विद इन टाइम फ्रेम सारा काम करते हैं, टाइमली आपसे काम लिया जाता है, प्रोफेसर आपके पीछे पीछे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो फ्री हैंड दे देते हैं, आपसे पूरा काम करवाते हैं, टाइमली आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये जैन, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। ओके, वो कह रहे हैं कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बता रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर मल्टीपल टाइम डिस्कस। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने ऑलरेडी शायद मेंशन कर दिया है। तो मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो एम्बेसी से मैंने रिकमेंडेशन लेटर्स का पूछना था कि उसके बारे में अगर कैंडली आप थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें दोबारा। देखिए एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए आप एक ईमेल उनको लिखते हैं और मेंशन करते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे आप रिकमेंडेशन लेटर इशू करें। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको भेजने होते हैं और उसके बाद स्क्रूटनी होती है।
और उसके बाद अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो वो 2 मिनट का इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं, जो कि विदिन जी सर। 3 से 4 दिन में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। जी जी, अच्छा सर, मैंने ऑलरेडी ना इनको एम्बेसी को, जो जापान की एम्बेसी पाकिस्तान, वहाँ पे मैंने मेल की हुई है। तो स्टिल अभी उनका कोई भी रिस्पांस नहीं आया मुझे। कोई फर्दर इसका कोई प्रोसेस है तो वो मुझे काइंडली आप गाइड कर दें थोड़ा सा। आपने जापान की एम्बेसी को क्यों मेल की है? ये तो इंडोनेशिया की बात ओ होगी। सॉरी सॉरी, इंडोनेशिया, सॉरी इंडोनेशिया की। ओके ओके। ओके मिस्टर जी जी सॉरी। उसके लिए ये है कि शायद वो वेट कर रहे हैं कि अभी बाकी जो सारे एप्लीकेंट्स हैं वो हो जाएं, क्योंकि लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है। तो उन्होंने जो इंटरव्यू कंडक्ट करना है वो मे बी एप्लीकेंट के हिसाब से स्केड्यूल बना के करेंगे, तो वेट करें, उसके लिए कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके मिस्टर आकिब, आप अपना जी। क्वेश्चन। और अगर उन्होंने कोई आपको रिप्लाई जी बैक जी नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फिलहाल ओके हैं, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ने पहले ईमेल की है। तो जिनके जी जी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उनको वापस उन्होंने रिप्लाई किया है। अगर आपको सही। रिप्लाई फिलहाल नहीं आया तो इसका मतलब आपके जी, मैंने डॉक्यूमेंट्स ओके फाइल हैं। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में आप अटैच करके उनको schedule- भेजी। जी, तो आप इंटरव्यू की कॉल के लिए बस वेट करें आगे। जी सर, थैंक। जी आकिब, आप क्वेश्चन करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर सर पूछना ये था, ये सवाल ये था कि जो 6 नंबर रिकमेंडेशन लेटर दिए हुए, टू टू रिकमेंडेशन लेटर, वो किससे बनवाने हैं? किससे लेने हैं? मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि आपको इंडोनेशिया में अप्लाई करने के लिए एम्बेसी, जो इसकी इंडोनेशिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उससे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। 6 नंबर पे सर, 6 नंबर वाला जो टू रिकमेंडेशन लेटर लिखा हुआ ना, उस पे। अच्छा, गाइडलाइन में कोई और रिकमेंडेशन लिखा होगा तो वो प्रोफेसर से चाहिए होगा, आपके जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ना यूनिवर्सिटी में, वो उनसे में भी के चाहिए हो। सर मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ, वो फिर कॉलेज से लेने होंगे। अगर इंटरमीडिएट भी किया होगा तो फिर आप कॉलेज अगर से। आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपने कॉलेज में जिन टीचर्स से पढ़ा है आप उनसे जाके लेंगे। जी जी। और सर ये आप जो गाइड कर रहे हैं, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है? जी जी। जी, फुली फंडेड से मुराद ये है कि जब आप इंडोनेशिया पहुंचेंगे तो वो आपको खाने पीने के लिए, रहने के लिए पैसे देंगे, यहाँ कमरा देंगे, बाकी आप वीज़ा और जहाज़ के पैसे खुद दे के यहाँ आएंगे। फुली फंडेड का मकसद ओके ये नहीं है कि वो सब कुछ आपको देते हैं। फुली फंडेड यहाँ ये मतलब नहीं है। ओके सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, और किसी ने पूछा है, ठीक। किसी का क्वेश्चन है कि ये अलग-अलग पोर्टल है हर किसी स्कॉलरशिप का, हर यूनिवर्सिटी का, या कोई एक पोर्टल है? और कोई सीजन है इनका देखिए, स्कॉलरशिप का या हर कोई? यूनिवर्सिटी का एक जी जी। हर यूनिवर्सिटी का अलग पोर्टल है, हर यूनिवर्सिटी के अलग टाइमिंग्स हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स विजिट करने होते हैं, देखने होते हैं, या गाए बगाए हम शेयर करते रहते हैं ग्रुप में कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप ओपन है। किसी ने पूछा है कि क्या अगर किसी ने पहले से मास्टर किया हुआ है, क्या वो दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर सेकंड मास्टर? देखिए, अगर किसी के पास टाइम ज्यादा है तो बिलाशक दूसरा मास्टर्स कर ले। जी जी। और आई थिंक कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, वरना हम वाइंड अप करते हैं। सारा बेकार सवाल ही सुनिए। आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। और जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे पब्लिकेशन के हवाले से, वो उनके आंसर यही उन्होंने बताए हैं कि जितनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो वो उतना अच्छा है। लेकिन पब्लिकेशन के हवाले से मैं एक आपको चीज़ बता दूं, ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये जो 3 कंट्रीज है ना, इनमें एक नई तरतीब शुरू हुई हुई है ये कुछ पिछले कुछ सालों से। पब्लिकेशन 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 की जो दौड़ है वो इस तरह नहीं है कि आप नाम दिलवा लें और बस कहें कि ये पब्लिकेशन है। वो आप फिर अप्लाई करके देखें ज़रा, अमेरिका और कनाडा में वो आपको बता देंगे कि आपने ये पब्लिकेशन में जो नाम दिलवाया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आपने पब्लिकेशन में नाम नहीं डलवाना, आपने पब्लिकेशन में वाकई काम करके कुछ फिर नाम डलवाना है, वरना उस पब्लिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपका नाम ही 10वें नंबर पे है और आपका काम बैचलर्स वाले आपकी अप्लाई मास्टर के लिए कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इन्होंने क्या करना है। जी हमजा भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी। जी जी, थैंक्स अलॉट अब्दुल्ला भाई। मैं सेशन तो नहीं ले सका, बट अब चूंकि
मुझे आइडिया है कि माशाल्लाह आपने जो है वो एक अच्छे वे में सेशन को कंडक्ट किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आई होप के इंशाल्लाह आप भी हमें भी जल्द जो है ना कोई कुछ खबर सुनाएंगे स्कॉलरशिप के हवाले से अपनी भी। और थैंक्स अ लॉट वजीर भाई का भी और हसन भाई का भी कि आपने जो है वो एक अपना कीमती टाइम निकाला है और इंडोनेशिया के स्कॉलरशिप के बारे में इन डेप्थ जो है हमें और स्पेशली जो लोग स्कॉलरशिप एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड किया। तो थैंक्स अ लॉट आप सबका। तो थैंक यू अब्दुल्ला भाई। वेलकम हमजा भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम इसको कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका वजीर भाई, और जो खास तौर पे जो आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की है। थैंक यू जी, सारा काम इन्होंने किया नहीं नहीं क्रेडिट सारा इनको जाता है। जी जी अच्छा अब्दुल्ला भाई, एट द एंड मैं 2 मिनट की कुछ ऐड करना चाहूंगा जर्नल जी कर लें। ओवरऑल एट